आप देखना 20-25 दिन 1 महीने के अंदर आपके फिर यही खड़े होंगे सुप्रीम कोर्ट में। हम अपने अधिकारों के लिए डिटरमाइंड हैं। किसी तरीके से लोगों को, अब हमारे एडवोकेट भाइयों को, बाकी साथियों को डरने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामेंट हो या सड़क हो, हम सब बात के तैयार बैठे हुए हैं। अगली बार सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो हम भी तैयार हैं। सर, एक तो यूजीसी को लेके सड़कों पर आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े पदों पर बैठे पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जनरल के साथ नाइंसाफी हो रही है। और दूसरी तरफ आप लोग अब यहाँ बार एसोसिएशंस में इलेक्शंस के लिए SC ST के लिए आप रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। कैसे हजम होगा लोगों को ये हजम हो चाहे ना हो, लेकिन अब अधिकारों के लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। जनरल की जहाँ तक आपने जो UGC नियम की बात करी, मैं आपको एक बार बता दूं, जब आपने हमारा वीडियो बनाया उसमें जो कमेंट पढ़े, कमेंट पढ़ने के बाद में लोगों ने ये कहा कि जज किसने बना दिया था। ऐसा कहा उन्होंने। मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि जो रेगुलेशन है उसका रेगुलेशन नंबर 2 देख लें। तो क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस और EWS। EWS में कौन लोग आते हैं? जनरल लोग नहीं आते EWS में। वो जनरल वालों के लिए भी है, उन्हें पता ही नहीं है। उसके अलावा डिसेबल पर्सन के लिए भी है। उसमें 5 कैटेगरी है, SC ST OBC, ये बाकायदा लिखा हुआ है। उसके अलावा EWS का जिक्र भी है। EWS वही EWS कैटेगरी है जो जनरल को 10% मोदी जी ने रिजर्वेशन दिया है, उसकी बात करता है। तो ये जो रिजर्वेशन की, ये जो इसमें यूनिवर्सिटी के संबंध UGC का जो अब रेगुलेशन आया हुआ है, वो भ्रमित किया जा रहा है देश में। आपके चैनल पहले भी कह चुके हैं, फिर दोबारा कहते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के आधार पर सिर्फ बात नहीं करता, उसमें रीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की भी बात है, उसमें रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात है, उसमें विकलांगता के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात है, उसमें जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात है, उसमें प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात है। अगर ईस्ट में ऐसा नहीं है कि देश में यूनिवर्सिटी दिल्ली में थोड़ी है, साउथ में भी यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्ट में यूनिवर्सिटी है, उनके साथ अलग भेदभाव होता है। वहाँ हो सकता है कि ब्राह्मण के साथ भेदभाव होता हो, तो वो सिर्फ कास्ट के आधार पर भेदभाव की बात नहीं करता। जिसमें मैं पहले बता चुके हैं, वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अलग होता है और डिस्क्रिमिनेशन अलग होता है। डिस्क्रिमिनेशन में बहुत सारी कैटेगरी है, 6 कैटेगरी आती है, तो सभी के लिए लागू है। तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है। यहाँ सवाल यही है ना कि डिस्क्रिमिनेशन हो या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, जहाँ कास्ट आ गई वो इसके ऊपर फिर देख ही नहीं पाते हैं, उसके ऊपर वो कुछ सोच ही नहीं पाते, उनकी तार्किकता शायद मर जाती है। वहाँ पर वो इस बात को बिल्कुल संज्ञान में लेने को तैयार नहीं है कि वहाँ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अलग चीज है, डिस्क्रिमिनेशन अलग चीज है। और अगर डिस्क्रिमिनेशन जनरल के साथ होता है तो वो भी इसके दायरे में आएगा। अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि इनको कोई ये कैसे समझाए कि कास्ट के आधार पर ब्राह्मणों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कोई कैसे कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। कैसे करेगा कोई? जब डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं तो उसके लिए प्रोविजन भी नहीं हो सकता। प्रोविजन की जरूरत भाई कौन कहता है कि ऐसी वाला कि ब्राह्मण या क्षत्रियों को जाति के आधार पर भेदभाव कभी कोई नहीं होता, कभी सुनने को हमें तो देखा नहीं, पता नहीं किसी ने देखा होगा। तो इसीलिए जहां अगर होगा तो उसमें एप्लीकेबल हो भी सकता है। जैसे मैंने बताया है, उसके ऑब्जेक्ट में रूल 2 में रेगुलेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है, EWS कैटेगरी आल्सो इंक्लूडेड इन द दैट रेगुलेशन। EWS कैटेगरी अलग है, SC लिखा हुआ है, SC लिखा हुआ है, OBC लिखा हुआ है, मतलब चौथी कैटेगरी अलग है। वो लोग है कौन? SC तो SC में आ गए, ST ST में आ गए, OBC में आ गए, तो वो कौन सी कैटेगरी है? वो कैटेगरी है जनरल कैटेगरी एंड मुस्लिम ऑल्सो एंड क्रिश्चियन ऑल्सो। ये रेगुलेशन जो बना कर है दिल्ली आसपास के क्षेत्रों के लिए, पूरे देश के लिए है, जहाँ पर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, डिसेबिलिटी के आधार पर भेदभाव होगा। बामो पिक्चर में आएगा और उस संबंध में करने की कुछ। मैं एक बात बता दूं, मैं बहुत से चैनल पे एक चीज और सुन रहा था, मुझे आश्चर्य है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं देश में। बड़े बड़े चैनल ये कह रहे हैं कि जो इक्विटी कमेटी बनेगी वो कमेटी में तो सिर्फ SC ST OBC के लोग होंगे। उन्हें ये नहीं पता, वो ये उल्टी बात है। उसमें बात ये है कि उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब खाली प्रतिनिधित्व होगा। तो ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि 10 लोगों की कमेटी में 3 कम से कम SC ST OBC को, 7 लोग में जनरल के हो सकते हैं, SC ST OBC के हो सकते हैं। वो उल्टी बात कह रहे हैं। उनको जो रेगुलेशन है, लॉ है, उसको कैसे व्याख्या की जाती है वो नहीं आता। मैं बड़े बड़े चैनल्स पे इस बात को देख रहा हूँ जो इस बात को कह रहे हैं, बड़े पत्रकार में देख रहा हूँ, तो मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। देश में जो है लीगली क्या दिवालियापन है, वो रेगुलेशन को इंटरप्रेट ढंग से कर भी नहीं पा रहे हैं। पिछले करीब 61 सालों से और 65 सालों से इस दिल्ली में जो बार के इलेक्शंस होते हैं, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के, उसमें आज तक एक भी SC ST का कैंडिडेट एडवोकेट आज तक इलेक्ट नहीं हुआ है। जज तो दिल्ली में हमारे में कई हाईकोर्ट जज बन गए, सुप्रीम कोर्ट में भी अभी कुछ जजेस बने हुए हैं, पहले भी बने हुए थे, लेकिन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में और बाकी और स्टेट की बार काउंसिल में भी देखने को मिल रहा है कि एक भी SC ST का कैंडिडेट जो है उसमें जीत नहीं पा रहा। इसीलिए ये पिटीशन जो है हम लोगों ने फाइल की थी, हमारे 4 जो एडवोकेट भाई हैं उन्होंने फाइल की थी, राम गौतम जी हैं और बाकी और भी हैं। तो हम लोग जो है पिछले करीब 20 दिन से इसकी तैयारी में थे और बहुत पहले हमने इसको फाइल कर दिया था, लेकिन लिस्टिंग आज हुई है पहली बार। इस संबंध में जैसे आपने कहा कि अभी कुछ समय पहले एक पिटीशन और थी, वो डिसमिस हो गई। हाँ, 22 तारीख को सिमिलर प्रेयर की, सेम प्रेयर उनकी भी थी, यूनिवर्सिटी डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन कोई संस्था है जिसने ये पिटीशन फाइल की थी और उसमें सीनियर एडवोकेट कोई मैडम थी, वो उसमें पेश हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। मैंने इस कोर्ट के उस ऑर्डर को भी क्वेश्चन मार्क किया। देखिए बात यह है कि इसमें 3 तरह की पिटीशन चल रही हैं, 3 तरह के वर्ग हैं।
एक तो SC/ST का वर्ग है जो अपने एडवोकेट का वर्ग है, जो अपने लड़ाई लड़ रहा है। दूसरा जो स्पेशली एबल्ड पर्सन से जो विकलांग जिन्हें कहते हैं एडवोकेट, इस सब एडवोकेट की लड़ाई है, इसमें कोई आम आदमी नहीं है, तो वो भी अपनी पिटीशन फाइल कर रहे हैं। इसी तरह वुमेन्स भी अपनी पिटीशन फाइल कर रही हैं। तो 3 तरीके के ग्रुप हैं, वर्ग हैं जो इस लड़ाई में लड़ रहे हैं। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि तीनों मामले में अलग अलग स्टैंड ले रहा है। लॉ संविधान एक ही है, एडवोकेट्स एक्ट एक ही है, संविधान भारत का एक ही है, लेकिन हमारे केस में और जो डिसेबल्ड पर्सन है, एबल्ड एडवोकेट्स हैं, उनके संबंध में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का अलग डिसीजन है, अलग स्टैंड हो रहा है। महिलाओं के संबंध में अलग स्टैंड है। मैं आपको ये बता दूं कि अलग अलग स्टैंड का मतलब क्या है। मतलब ये है, जब हमारी पिटीशन फाइल हुई पहले, जो जैसे बताया कि 22 तारीख को डिसमिस हो गई है, उस पिटीशन में जो एडवोकेट जो पेश हुई थी जो उस संगठन की तरफ से, उसमें उन्होंने ये एडमिट कर लिया था कि जब तक SC/ST के एडवोकेट्स को रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता जब तक कि स्टैट्यूट में अमेंडमेंट ना कर दिया जाए, और अमेंडमेंट जो है कंपनी अथॉरिटी करेगी। लेकिन मैंने आज को क्वेश्चन मार्क किया कि जब वुमेन्स के लिए भी कोई अमेंडमेंट नहीं है, वुमेन्स के लिए और SC/ST के लिए, स्पेशली एबल्ड पर्सन्स के लिए सेम कानून लगता है, एडवोकेट्स एक्ट और भारत का संविधान। तो भारत के संविधान में और एडवोकेट्स एक्ट में खासतौर देख के चलें तो वुमेन्स के लिए ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है जो SC/ST लोगों के लिए ना हो। हमारे लिए ज़्यादा प्रोविजन है, वुमेन्स के लिए कम प्रोविजन है। मैं आपको बता दूं कि संविधान में जो कुछ आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल्स जो है वुमेन्स के लिए बने हुए, लेकिन SC/ST के लिए हैं। तो हमारे केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जबकि स्टैट्यूट में, जबकि लॉ में अमेंडमेंट नहीं हो जाएगा तब तक रिजर्वेशन नहीं दिया सकता। हमने कहा ऐसा नहीं है, जब आपने महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया, महिलाओं के लिए भी कोई स्टैट्यूट में अमेंडमेंट नहीं हुआ है तो उनको दे सकते हैं, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। ये हमारी एक आर्गूमेंट, एक तो बात ये भी थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि आप बहुत लेट आए हैं। उन्होंने कहने की कोशिश की कि आप बहुत लेट आए हैं, आपको बहुत पहले आना चाहिए था। तो लेकिन इसमें कोई लिमिटेशन का थोड़ा ही, हम जब भी आए तब आ सकते हैं। वो 2 साल से लड़ रही है, आप लोग अब आए हैं, ऐसा उनका कहना था। लेकिन वो एक अलग बात है। वो हम शुरू में हमारी पिटीशन इंटेंड करने के पक्ष में नहीं थे, वो चाहते थे कि 22 तारीख को जो ऑर्डर किया डिसमिस इनकी डिसमिस कर दे, लेकिन हम लोग अड़ गए और हमने जो है, हमने भी बाकी और साथियों ने भी उस पर आर्गूमेंट की, हमने समझाने की कोशिश की कि संविधान में अगर हम संविधान के आर्टिकल्स को देखें तो MLA और MP में रिजर्वेशन SC/ST को 1950 से मिलता, उससे पहले ही मिलता था, संविधान बनने के बाद ही मिलता है। वुमेन्स को नहीं मिलता था, वुमेन्स को आज भी नहीं मिलता। MLA और MP में आप देखिए, जो MLA होते हैं या MP होते हैं लोकसभा में, विधानसभाओं में, आज भी रिजर्वेशन नहीं मिलता। अब मोदी जी ने कुछ समय पहले 106 बार संविधान का संशोधन करने के बाद में अमेंडमेंट कर दिया संविधान में, आर्टिकल 330A और 332A ऐड कर दिया है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उसके लिए डिलिमिटेशन होगा, उसके लिए उसमें बहुत सी जनगणना होने के बाद तबादला लागू। लेकिन हम लोगों के लिए SC/ST के लिए इस पर प्रोविजन है और अब तक चल रहे हैं। हमने बात कहने की कोशिश भी की सुप्रीम कोर्ट में कि SC/ST के संबंध में अगर किसी को रिजर्वेशन देना है देश में तो सबसे पहले SC/ST देना पड़ेगा। वुमेन्स बाद में आएंगे, SC/ST में वुमेन भी रहा करते हैं, वुमेन्स SC/ST की वुमेन भी आती हैं, तो उनके लिए भी अधिकार की बात कर रहे हैं। तो हमने ये बताने की कोशिश की कि 61-65 साल से अभी तक SC/ST किसी की एडवोकेट का इलेक्ट ना होना दिल्ली और बाकी और कई राज्यों में, ये दिखाता है कि हमारे साथ जो आर्टिकल 30 और 332 आर्टिकल सामने जोड़े संविधान में, जिनमें के इलेक्शन में रिजर्वेशन की व्यवस्था करी गई थी, वो इसमें होने की आवश्यकता है। हर इलेक्शन, इस इलेक्शन में होने की आवश्यकता है। तो छोटा इलेक्शन है, जब पार्लियामेंट में, लोकसभा में हमें रिजर्वेशन मिल सकता है, विधानसभा में मिल सकता है, तो बार बॉडी मिलने में क्या आपत्ति है। और जब सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर से और बार काउंसिल इंडिया की सहमति से जब वुमेन्स को दे सकता है इस बार बॉडीज में इलेक्शंस में रिजर्वेशन, तो हम लोग क्यों नहीं दे सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का पहला कहना अगर हम देखें तो ये है कि महिलाएं पहले से लड़ रही हैं, आप अब आए हैं, अब तक कहाँ थे। हम तो 1000 साल से लड़ रहे हैं, मतलब SC/ST 1000 साल लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और इसमें ऐसा कोई संविधान में या कानून में कैसी कोई व्यवस्था नहीं है जो कहती हो आप अब आए वो बाद में आए। ये आर्गूमेंट बिल्कुल बेकार था। आप हमने जो है बहुत इसमें आर्गूमेंट करने के बाद में, बहुत सी बातें रखने के बाद में, कोर्ट हमारी जो बातों से, कुछ बातों से बहुत कन्विंस हुई, और कन्विंस होने के बाद में उसने ये कहा कि चीफ जस्टिस जो चीफ जस्टिस साहब इस वक्त, उन्होंने ये कहा इस वक्त मैं जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ आपके लिए। ये उन्होंने लास्ट में बढ़ते, इससे बेहतर मैं नहीं भी कर सकता। तो हमारे लिए उन्होंने ऑर्डर, हमारी सिंपल डिसमिसल नहीं हुई है। हमसे पहले 22 जनवरी की जो डिसमिसल हुआ वो सिंपल डिसमिसल था। हमारे बारे में ऐसा हुआ, डिस्पोजल हुई, हमसे कहा गया कि आप पहले अथॉरिटी के पास जाइए, आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए, और वो नहीं करते हो फिर हमारे पास वापस आ सकते हैं। तो हम जल्दी से विदिन 2-3 डेज के अंतर्गत रिप्रेजेंटेशन बना करके बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल दिल्ली, बाकी और जहाँ भी कर सकते हैं भारत सरकार के पास में भी। तो अब आपकी जो बात है, जब आप जाकर रखेंगे बार काउंसिल के पास, एसोसिएशन के पास, तो वहाँ पर एक तरह का दबाव होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट
ने उनको कहा है बिल्कुल। हाँ ना, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही उस ऑर्डर में लिख दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का हवाला दे करके जल्दी से रिप्रेजेंटेशन देंगे सारे अथॉरिटीज को, जो कंसर्न अथॉरिटीज है, चाहे भारत सरकार हो, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हो, बार काउंसिल स्टेट की जहाँ भी बनी हुई है, हम ये कोशिश करेंगे। और उसके बाद आप देखना 20-25 दिन 1 महीने के अंदर आपके फिर यही खड़े होंगे सुप्रीम कोर्ट में। हम अपने अधिकारों के लिए डिटरमाइंड है, किसी तरीके से लोगों को, अब हमारे एडवोकेट भाइयों को, बाकी साथियों को डरने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामेंट हो या सड़क हो, हम सब बात के तैयार बैठे हुए हैं। अगली बार सुप्रीम कोर्ट को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो हम भी तैयार हैं।